जिंदगी में समस्या या परेशानियां तो हर दिन खड़ी होती हैं, लेकिन आपको पता है कि इन समस्याओं से कौन पार पा पाता है? वो जिनकी सोच बड़ी होती है। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो वाहनों से काम नहीं बन सकता। इसलिए सोचिए, आपके सपने और आपका लक्ष्य दूसरों से जितना अलग है, आपकी मेहनत और संघर्ष भी उतना ही अलग होने वाला है। बिल्कुल, इसलिए कठिनाइयों पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखिए और संघर्ष और मेहनत के बल पर जिंदगी को रोशन बनाइए। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आइए हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संसद से आई बड़ी खबरों को। लोकसभा में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हुई। रिटायर्ड जजों की पेंशन में सुधार का प्रावधान है इसमें। साथ ही दलगत राजनीति से उठकर सदस्यों ने न्यायपालिका से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने की मांग की। राज्यसभा में 12 सदस्यों के निलंबन को लेकर अवरोध लगातार जारी है। विपक्ष के विरोध के बीच सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विधेयक 2021 और सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 पारित करने को लेकर चर्चा शुरू हो गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल जवाब हुए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण 2025 तक पूरा होगा, सदन को ये जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों और किशोरों को नशे के दलदल से बचाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठा किसान आंदोलन और खेती किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के बच्चों को नौकरी देने की मांग की। टीआरएस ने तेलंगाना में धान की खरीद के लिए स्पष्ट नीति बनाने की भी मांग रखी। संसद के बाद बात कर लेते हैं देश से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों की। राष्ट्रपति ने वायुसेना स्टेशन का किया दौरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुणे के वायुसेना स्टेशन का दौरा किया। राष्ट्रपति ने यहां हवाई प्रदर्शनी भी देखी और वायुसेना के कर्मियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने यहां Su-30 MKI के मिशन सिम्युलेटर का भी अनुभव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। पिछले 30 साल से बंद पड़े गोरखपुर उर्वरक कारखाना को 8,600 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक तकनीक के साथ फिर तैयार किया गया है, जो नीम कोटेड यूरिया का सालाना 12.7 LMT उत्पादन करेगा। इससे पूर्वांचल और इससे सटे इलाकों के किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री गोरखपुर एम्स परिसर का भी उन्होंने उद्घाटन किया। इसे 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इसमें 750 बेड हैं और चिकित्सा महाविद्यालय नर्सिंग कॉलेज भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के नए भवन का भी उद्घाटन किया गया। एम्स और उर्वरक संयंत्र का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तब डबल तेजी से काम भी होता है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर राज्य में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का उर्वरक कारखाना क्षेत्र के किसानों और यहाँ रोजगार के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि गोरखपुर में एम्स और ICMR रीजनल रिसर्च सेंटर बनने से अब इस क्षेत्र से इंसेफेलाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने और भी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। चल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। अब यहां आर्थिक विकास की एक नई संभावना फिर से पैदा होगी। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सुरक्षा बलों के अनुकरणीय योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने उनकी दृढ़ता और साहस की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सुरक्षा बलों के कल्याण कोष में योगदान का आह्वान भी किया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने
सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सुरक्षा बलों ने हमारे महान राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। किसान आंदोलन समाधान की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने किसानों के पास कई मांगों पर सहमति बनाते हुए प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी किसान आंदोलन को लेकर फैसला लेने वाले हैं। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को मुआवजा देने, एमएसपी पर कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को शामिल करने और किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लेने का प्रस्ताव भेजा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से कुछ मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। नागालैंड गोलीबारी मामले में सेना का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऐलान हुआ है। मेजर जनरल रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। वहीं एनएचआरसी ने केंद्र और नागालैंड को इसे लेकर नोटिस जारी किया है। नागालैंड सरकार ने केंद्र से आफ्स्पा हटाने की मांग भी की है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को कड़ी नसीहत दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी सांसद पूरे समय सदन में मौजूद रहें और ये बात हर बार बोलना ठीक नहीं है। सबकी जिम्मेदारी है कि वो सदन में रहें। भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में अब तक 129 करोड़ के पार टीकाकरण हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 69 लाख से अधिक खुराकें लगाई गई। साथ ही 24 घंटों में 6,822 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 558 दिनों में सबसे कम है। वहीं 10,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय जो मौजूदा रिकवरी दर है वो 98.36% है। देश में कोविड के सक्रिय केस 554 दिनों में अपने न्यूनतम स्तर पर हैं। और अब बात करेंगे देश के चारों कोनों से राज्यों से आई बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि राज्य में तीसरी लहर ना आने पाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चामोली में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरद उत्सव मेले का शुभारंभ किया। ये मेला 5 दिन तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ों में उद्योग स्थापित करने पर सरकार लगातार जोर दे रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मोरेह शहर में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर एन बीरेन सिंह ने मेबास और माइबिस जैसे पारंपरिक उपचार को बढ़ावा देने की बात भी कही। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को 5 गारंटी दी है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। साथ ही हर महिला को 1,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पैनिक्स 21 के कार्यक्रम में कहा कि जैविक युद्ध के खिलाफ हमें एक साथ काम करने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुनिया कोविड-19 जैसी बीमारियों से प्रभावित ना हो। गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रवि नाइक ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो पोंडा सीट से विधायक थे। रवि नाइक के इस्तीफे देने के बाद गोवा विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 3 विधायक रह गए। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया है। त्रिची डिंडीगुल नेशनल हाईवे भी पानी में डूब गया है। जल भराव की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। और अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 15 से 17 दिसंबर के बीच बांग्लादेश की यात्रा से पहले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला उच्च स्तरीय दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए ढाका पहुंचे। हर्षवर्धन श्रृंगला ने बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन और विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन से मुलाकात की। उनका बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मिलने का कार्यक्रम है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध इसकी पड़ोसी पहले नीति के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। भारत और बांग्लादेश इस साल अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल भी मना रहे हैं।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार की रफ्तार थामने के लिए ब्रिटेन ने नए नियम लागू किए हैं। इसमें भारत समेत विदेशों से यहां आने वाले किसी भी यात्री को अपनी यात्रा से 48 घंटे पहले कोविड-19 की जांच करानी होगी। इतना ही नहीं, यात्राओं के संबंध में ब्रिटेन की लाल सूची यानी रेड लिस्ट में शामिल अफ्रीकी देशों से लौट रहे ब्रिटिश और आयरिश नागरिकों को सरकारी मान्यता प्राप्त होटल में क्वारंटीन में रखा जाएगा। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने संसद में कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का देश के क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर प्रसार शुरू हो गया है। जावेद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक वायरस के इस स्वरूप के कुल 336 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से स्कॉटलैंड में 71 और वेल्स में 4 मामले भी सामने आए। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए भारत ने खतरे वाले देशों की सूची में घाना और तंजानिया को भी जोड़ दिया है। अब इन दोनों देशों से आने वाले यात्रियों को कोविड-19 जांच करानी होगी और क्वारंटीन के नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन का पहला केस तंजानिया से आए एक व्यक्ति में ही मिला था। भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 23 तक पहुंच गई है। अमेरिका ने चीन में होने वाले 2022 शीतकालीन ओलंपिक्स के कूटनीतिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। चीन में मानवाधिकारों के चिंताजनक रिकॉर्ड को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी के मुताबिक इन खेलों में कोई आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि अमेरिकी एथलीट खेलों में भाग ले सकते हैं और उन्हें सरकार का पूरा सहयोग भी दिया जाएगा, लेकिन इन खेलों के प्रचार प्रसार में प्रशासन की कोई भूमिका नहीं होगी। और अब बात कर लेते हैं आज की गतिविधियों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मुंबई में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान करेंगे और इस अवसर पर डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज से हैदराबाद के दौरे पर हैं। वहीं अगर संसद से जुड़ी बड़ी खबरों की बात करें तो लोकसभा में आज जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा होगी। साथ ही महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण से संबंधित 2 विधेयकों पर आज राज्यसभा में आगे की चर्चा होनी है। वहीं अध्यादेश की जगह लेने वाले 2 विधेयक लोकसभा की कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पर विचार होगा। आज लोकसभा की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी और विदेश मामले संबंधी समिति की बैठक संसदीय सौध में होगी। साथ ही हाउस कमेटी और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बैठक भी आज आयोजित होनी है। आज राज्यसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, गृह मंत्रालय संबंधी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। इसके अलावा आज राज्यसभा की कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी समिति और परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की बैठक भी होनी है। और अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद 10 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम संसद में आज सुबह 11 बजे से संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। रात 8 बजे आज की खबर। रात 8:30 बजे देखिए समसामयिक मुद्दों पर चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम मुद्दा आपका। रात 9 बजे लॉज दैट शेप्ड इंडिया। 9:30 बजे आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। 10 बजे हाउस हाईलाइट। रात 10:30 बजे देखिए संसद में दिन भर की कार्रवाई पर हमारा विशेष बुलेटिन सदन दिन भर। और रात 11 बजे क्वेश्चन आवर लोकसभा से। रात 12 बजे देखा जा सकता है क्वेश्चन आवर राज्यसभा से। जी हाँ, फिलहाल समय है ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं देश के पहाड़ी क्षेत्रों के बर्फबारी के मनमोहक दृश्य। और साथ ही जब ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे तो दिखाएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। आप बने रहिए हमारे साथ।
संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा, सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 10 बजे संसद टीवी पर। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 8 दिसंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 8 दिसंबर वर्ष 1720 में श्रीमंत पेशवा बालाजी बाजीराव भट्ट का जन्म हुआ। उन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा के पद की जिम्मेदारी के लिए छत्रपति शाहू ने उन्हें अपना पेशवा नियुक्त किया। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रधानमंत्री पद होता था। वे मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के 8वें पेशवा रहे। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य की विजय पताका अपने चरम पर पहुंची। 8 दिसंबर वर्ष 1983 में ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सदन की सीधी कार्यवाही टेलीविजन पर दिखाने के पक्ष में मतदान किया। सर्वप्रथम इस प्रस्ताव को सांसद लॉर्ड सोम्स ने सदन के पटल पर रखा, जिसे बहुमत से पारित किया गया। सोम्स चाहते थे कि देश की जनता ये देख सके कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कामकाज कैसे चलता है। इससे पहले संसद सत्र के केवल शुरुआत की ही कुछ झलक जनता देख पाती थी, लेकिन तब अमेरिका जैसे कई देशों में राजनेताओं के बीच होने वाली बहस को टेलीविजन पर दिखाया जाता था। 8 दिसंबर वर्ष 2002 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने शक्तिवर्धक दवा के स्रोत के रूप में गोमूत्र का पेटेंट करवाया। इससे पूर्व अमेरिका भारत की पारंपरिक जैव संपदा नीम, हल्दी और जामुन का भी पेटेंट करवा चुका था। वैदिक काल से ही गोमूत्र को पंचगव्य का हिस्सा माना जाता है। पंचगव्य में गाय का दूध, दही, घी, गोबर के साथ गोमूत्र को भी शामिल किया गया है। गोमूत्र का इस्तेमाल शक्तिवर्धक औषधियों के निर्माण के रूप में किया जाता है। आज ही के दिन अमेरिका ने गोमूत्र को स्वास्थ्य के लिए अमृत बताते हुए इसका पेटेंट करवाया। अमेरिका ने पेटेंट करवाया गोमूत्र को और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया। और भारत में जबकि एक प्राचीन परंपरा है, यहाँ गोमूत्र को लेकर काफी बहस छिड़ जाती है। बिल्कुल। और आइए अब इतिहास के बाद हम आगे रुख करते हैं और बात करते हैं सेहत के सेगमेंट की। हम देखते हैं कि जो भोजन है यानी खाना है, उसे लेकर कई बार लोग मानसिक समस्या से घिर जाते हैं। या तो मोटापा कम करने के लिए कम खाना खाते हैं और कमजोरी का सामना करते हैं, और कई बार कुछ लोग ज्यादा खाना खाने लगते हैं। और एक्सपर्ट से जानते हैं ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है इसके बारे में। आज हम बात कर रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स की। ईटिंग डिसऑर्डर्स ज़्यादातर महिलाओं में देखे गए हैं और बच्चियों में देखे गए हैं बनिस्बत पुरुषों में या लड़कों में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा महिलाओं को जज करते हैं उनकी बॉडी के साथ। तो ये ज़रूरी है कि हम एक बहुत ही जेंडर न्यूट्रलिटी लेके आएँ जहाँ तक बॉडी इमेज का सवाल है। आप इतना नहीं किसी को रोकते टोकते। अगर आप किसी लड़के को या किसी पुरुष को देखते हैं कि वो वेट से ज़्यादा है, बट लड़कियों को और औरतों को हम बहुत ज़्यादा टोकते हैं। और क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनको फिर सोशल एंजाइटी भी हो जाती है। उन्हें लगता है कि बाहर भी सब उनकी बॉडी देख रहे होंगे। और कई बार ऐसे बच्चे और महिला अपने
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं एडजस्ट कर पाते, कोई जॉब नहीं ले पाते, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा टाइम लोग हमें ही देख रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मानसिक उनकी तकलीफ़ समझें, इमोशनल तकलीफ़ समझें। अगर कोई बच्ची या कोई महिला अपनी वेट से ज़्यादा है और ओबेसिटी आपको लग रही है या लगता है वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उसे आप किसी ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलाइए, किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलाइए और घर का खाने पीने का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज का ध्यान रखिए और प्लीज़ उनको क्रिटिसाइज़ मत करिए, सारा टाइम उनको रोकें और टोकें मत खाना खाने के लिए भी। प्रीति, अब चलने का समय आ गया है, तो क्या दिखा रही हो चलते चलते? आज हम दिखाने वाले हैं जाने माने चित्रकार पद्मश्री कृष्ण कन्हाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र बनाया है और ये चित्र लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही है। जी हाँ, कृष्ण कन्हाई इससे पहले देश के 4 प्रधानमंत्रियों के चित्र बना चुके हैं। उन्होंने लॉकडाउन के समय करीब 1 महीने में पीएम मोदी की पेंटिंग्स बनाई है। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत चित्र की झलक के साथ। तो आप देखिए इसकी झलक और फिलहाल मुझे और प्रतिबिंब को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।